उठो ज़ाहिर, हम आग के तूफान से सही सलामत गुजर आए हैं। उठो ताकि हम इस मतरूक नहर से बाहर निकल सकें। ज़ाहिर ने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की मगर उसके हाथ पैर दलदल में धंस गए। मैंने बंदूक की नाल ज़ाहिर की तरफ बढ़ाई, कहा इसके सहारे उठने की कोशिश करो, और वो बदिक्कत तमाम उठने में कामयाब हो सका। उसके उठने के बाद पहले मैं बाहर निकला और फिर ज़ाहिर को भी खींच खांच कर बाहर निकाल लिया। हम दोनों मतरूक नहर के दूसरे किनारे पर उगी हुई झाड़ियों के दरमियान बेसुध होकर गिर पड़े। हमारे जिस्म और कपड़े कीचड़ में काफी लिथड़ गए थे। कुछ देर दम लेने के बाद मैंने घास फूस और पत्तों की मदद से अपनी ज़ाहिर की और सामान की सफाई का अमल शुरू किया। आधे घंटे की मेहनत शाक़ा के बाद हमारे हुलिये किसी कदर बेहतर हो गए। हमारे सरों, भवों और पलकों के बेशतर बाल झुलस गए थे। शुक्र है कि हमारी खालें महफूज रह गई थीं। नहर में गिरने से कबल पूरे जिस्म में सोजिश महसूस हो रही थी, लेकिन उस काई की किसी नामालूम खुसूसियत के बायस हमारे जिस्मों पर छाले नहीं पड़े थे और अब तो सोजिश भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैंने खामोश पड़े हुए ज़ाहिर को बोलने पर उकसाने के लिए कहा, नई जिंदगी मुबारक हो ज़ाहिर। वो बोला, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम आग के उस खौफनाक तूफान से गुजर आए हैं। मैंने कहा, जहां से हम गुजर कर आए हैं वहां भी आग लगी हुई थी और इस तरफ भी आग लगी हुई है। मेरे अल्फाज पर ज़ाहिर ने चौंक कर देखा और उसे दूसरी तरफ लगी हुई आग नजर आ गई। ज़ाहिर ने शदीद हैरत के आलम में कहा, इस तरफ कैसे आग लग गई जनाब? मैंने कहा, तुम्हें याद होगा कि पायलट ने हमें बाईं जानिब दौड़ते हुए देखकर मजीद फायर किए थे। ये आग उन्हीं फायरों का शाखसाना है। ज़ाहिर बोला, अब हम कहाँ जाएंगे जनाब? अब तो भाग दौड़ करने की सकत भी नहीं रही। मैंने कहा, भाग दौड़ करने की जरूरत भी नहीं है, इत्मीनान से इसी जगह बैठे रहो। वो बोला, आग इस समत भी आ सकती है जनाब, हमें अपने बचाव की फिक्र करनी चाहिए। मैंने कहा, यहाँ तक आग का फैलना मुश्किल है ज़ाहिर, इसका फैलाव दरिया की तरफ है। वो बोला, अगर किसी तरह हम लोग उनके चुंगल से बचकर निकल गए तो मैं अपनी इस जिद्दोजहद को कभी नहीं भूल सकूंगा। मैंने कहा, अभी तो मालूम नहीं हमें कैसे कैसे मराहिल से गुजरना पड़ेगा ज़ाहिर। वादी से निकल गए तो फिर पहाड़ है। ज़ाहिर बोला, पहाड़ का गम नहीं है जनाब, ऑलिव हार्वर्ड के आदमियों की फिक्र थी जिनसे पीछा छूट गया। मैंने कहा, ये गलत फहमी जहन से निकाल दो कि उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया है। ज़ाहिर बोला, जब उनके ख्याल के मुताबिक हम आग में जलकर मर चुके तो अब वो किसका ताक़ुब करेंगे? मैंने कहा, यही तो गलती है, तुमने ये कैसे समझ लिया कि उनके ख्याल में हम मर चुके हैं? ज़ाहिर बोला, हमने आग उस वक्त उबूर की है जब पायलट की नज़रों से ओझल हो चुके थे। मैंने कहा, यह दुरुस्त है कि हम पायलट को नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ऑलिव हार्वर्ड हरगिज़ यकीन नहीं करेगा कि हम जल गए हैं। इसका एक सबूत तो यह है कि हेलीकॉप्टर अब तक वहीं मौजूद है। ज़ाहिर ने झाड़ियों के दरमियान से झांक कर देखा और थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे आग की लपटों के अकब में हेलीकॉप्टर नजर आ गया। वो बोला, वहां तो अब किसी चींटी के बच्चे की जिंदगी का भी सवाल पैदा नहीं होता, फिर ये हेलीकॉप्टर चला क्यों नहीं जाता? मैंने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक उन्हें हमारी भस्मशुदा लाशें नहीं मिलेंगी हमारी मौत पर यकीन नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर ने मायूसी से कहा, तब तो हमारा बचना मुहाल है। मैंने कहा, हौसला बुलंद रखो ज़ाहिर, हौसला बुलंद हो तो शिकस्त नहीं हो सकती। वो बोला, सिर्फ हौसला ही तो कुछ नहीं कर सकता जनाब, अब तो जिस्मानी ताकत बिल्कुल ही जवाब दे चुकी है। वो ठीक कह रहा था, अब हमें वाकई इतनी सकत नहीं रह गई थी कि मजीद जिद्दोजहद कर सकते, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। ज़ाहिर ने कहा, ये जो उन लोगों ने आग लगाई है, क्या मकामी आबादी उसकी जद में नहीं आ जाएगी? मैंने कहा, आग के पेश नज़र मसलहतें कहाँ होती हैं? ज़ाहिर है आग लगी है तो सभी कुछ इसकी जद में आएगा। ज़ाहिर बोला, समझ में नहीं आता कि उन्होंने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया। पूरी वादी को आग में भस्म कर देना हंसी खेल नहीं है। मैंने कहा, उन्होंने आग हमें हलाक करने के लिए नहीं लगाई थी, वो तो बस हमें बेबस करके गिरफ्तार करना चाह रहे थे। ज़ाहिर बोला, ठीक है जनाब, लेकिन इस आग की जद में उनके अपने आदमी भी तो आ सकते हैं, क्या उन्होंने इस पहलू पर गौर नहीं किया होगा? मैंने कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है, इसका यही मतलब हो सकता है कि उनके पास आग का तोड़ भी जरूर होगा। ज़ाहिर बोला, मेरा ख्याल तो यही है, उन्होंने बिला सोचे समझे इतना बड़ा कदम हरगिज नहीं उठाया होगा। मैंने कहा, जो कुछ भी होगा जल्द ही सामने आ जाएगा, उस वक्त तक हम इन्हीं झाड़ियों के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर बोला, इसका फायदा क्या होगा? खामखा एनर्जी बर्बाद होगी, ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम आराम करके अपनी तवानाइयाँ मुज्तमा कर लें। मैंने कहा, इस वक्त पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम इसी के लिए आगे बढ़ेंगे। तुम्हें शायद याद नहीं, हमने उस समत में एक चश्मा बहते हुए देखा था। ज़ाहिर बोला, देखा तो था मगर ये याद नहीं कि वो किस समत में था। मैंने और ज़ाहिर ने झाड़ियों के दरमियान रेंगना शुरू कर दिया। नाले के किनारे झाड़ियाँ बुलंद और घनी थीं। बाज़ मकामात पर झाड़ियों की टहनियाँ नाले के अंदर झुकी हुई दिखाई देती थीं। उस वक्त मामला चूंकि रफ्तार का नहीं था, इसलिए हम सुस्त रवि और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ रहे थे। जल्दी न करने की वजह यह थी कि हम थक कर चूर हो चुके थे। हमें नहीं मालूम था कि उन लोगों को जुल्द देने के लिए अभी हमें कितनी मजीद तगदो करना होगी।
मुमकिन था कि वो हमारी जिंदगियों से मायूस होकर वापस चले जाते और हमारा पीछा छोड़ देते। बचत की यही एक सूरत रह गई थी। बसूरत दीगर ज़ाहिर की तरह मुझे भी यकीन नहीं था कि अब हम उन लोगों की आंखों में मजीद धूल झोंक सकेंगे। लेकिन अगर वो लोग हमारी मौत का यकीन करके वापस चले जाते तो भी क्या होता? इस बात की क्या जमानत थी कि आग बढ़ती हुई हम तक नहीं पहुंचेगी? वक्ती तौर पर तो हम महफूज हो गए थे, लेकिन आग के बाइस दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा हमें झाड़ियों के दरमियान भी महसूस हो रहा था। यही गनीमत था कि हमारे जिस्मों पर काई और कीचड़ की तह थी। ये तह जहां हमारे लिए शदीद उलझन पैदा कर रही थी, वहीं इस दर्जा हरारत में होने वाले इजाफे के खिलाफ एक ढाल भी थी। झाड़ियों के दरमियान रेंगते हुए हम आगे बढ़ते रहे। मेरा जहन ज़ाहिर के नजरिए का तज्जिया करने में मसरूफ था, जिसके मुताबिक उन लोगों के पास आग पर काबू पाने का कोई ना कोई जरिया जरूर मौजूद था। अगर ऐसा था तो देखना यह था कि आग पर काबू पाने के लिए वो लोग कब कोई कदम उठाते हैं। चारों तरफ जलती हुई आग का कसीफ धुआं अज हद नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। हमारे दम घुट रहे थे। शायद पानी के चश्मे तक पहुंचने के बाद सूरत हाल किसी कदर बेहतर हो जाती। फिर झाड़ियां छिदरी होना शुरू हो गईं और उसके बाद झाड़ियों का सिलसिला खत्म हो गया। चंद कदम के फासले पर साफ शफाफ चश्मा बह रहा था। चश्मे के किनारे झाड़ियों की अदम मौजूदगी इंसानी हाथों की मरहून मिन्नत थी। नजदीक व दूर किसी की मौजूदगी का सवाल नहीं था। मैं और ज़ाहिर पानी की तरफ झपटे और कपड़ों समेत उस चश्मे में कूद पड़े। ठंडे पानी ने चंद ही मिनट के अंदर अंदर हमारी थकन धो डाली। कई रोज बाद नहाना नसीब हुआ था, इसलिए पानी से बाहर निकलने को जी ही नहीं जा रहा था। हमने अपने जिस्मों पर कीचड़ का एक जर्रा भी बाकी न रहने दिया था, लेकिन उस कीचड़ की तह जिस्म से उतरने के बाद मुझे अपनी जिल्द में हल्की सी जलन महसूस होने लगी। गालिबन ये आग से जलने का असर था जिसे काई की तह ने वक्ती तौर पर दबा दिया था, और उसके जिस्म से उतरने के बाद जलन फिर से शुरू हो गई थी। मगर ये जलन बहुत खफीफ सी थी और नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी। उस वक्त नहाने का एक और नुकसान जो मैंने महसूस किया वो ये था कि मुझे नींद से अपनी पलकें बोझल होती महसूस होने लगी। मुझे अंदाजा था कि ज़ाहिर भी इसी कैफियत से गुजर रहा होगा, और ये कैफियत हमारे लिए सख्त मुज़िर थी। उसे बचने की सूरत यही थी कि हम जल्द से जल्द पानी से बाहर निकल जाते, और मैंने यही किया। मुझे बाहर निकलते देखकर ज़ाहिर भी चश्मे से बाहर निकल आया और हम चश्मे के किनारे जमीन पर लेट गए। मुझ पर नशे किसी कैफियत तारी होने लगी थी, चुनाचे मैं फौरी तौर पर उठ खड़ा हुआ। मैंने ज़ाहिर से कहा, हमारे लिए खुले में रहना ठीक नहीं है, हमें खुद को पोशीदा रखना चाहिए। ज़ाहिर से ये बात कहते वक्त मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और मेरा मुंह हैरत से खुल गया। उसके सर के तकरीबन सारे बाल झुलस गए थे। भवें और पलकें भी गायब हो चुकी थीं और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बड़ी हुई शेव के अक्सर बाल भी। ज़ाहिर का ये हुलिया देखकर मुझे हंसी आ गई। नहाने से कबल ये हुलिया काई की तह ने छुपा रखा था। मेरी बात सुनकर तो ज़ाहिर ने सर नहीं उठाया था, लेकिन मुझे हंसते देखकर उसने सर उठाया और अपनी मखमूर आंखों से मुझे देखने की कोशिश की, और फिर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। चंद लम्हे वो मुझे ऐसी ही नजरों से देखता रहा और उसके बाद उसने खुद भी हंसना शुरू कर दिया। मैं तो पहले ही हंस रहा था। उसके इस तरह हंसने पर मुझे यक बयक अपने हुलिये का ख्याल आया और मेरा हाथ बेख्तियार अपने सर पर जा पहुंचा। बिलाशुबा मेरा हुलिया भी ज़ाहिर के हुलिये से मुख्तलिफ नहीं था। हम दोनों ही ने आग का दरिया उबूर किया था और हम दोनों के जिस्मों के बाल झुलस गए थे। मैंने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, हम दोनों ही कार्टून नजर आ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर हंसने की बजाय अपने बचाव की फिक्र करनी चाहिए और फौरन झाड़ियों में पनाह लेनी चाहिए। ज़ाहिर ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, हेलीकॉप्टर तो वापस चला गया होगा। मैंने आसमान पर निगाह दौड़ाई और मुझे हेलीकॉप्टर दिखाई दे गया, जो बहुत तेज रफ्तारी से परवाज कर रहा था और उससे जलती हुई आग पर गोले फेंके जा रहे थे। जिस मकाम पर कोई गोला गिरता था वहां से कसीफ धुआं उठने लगता। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओ ये तो शायद आग बुझाने वाली गैस फेंक रहा है। ज़ाहिर जल्दी से खड़ा हो गया और हेलीकॉप्टर की तरफ देखने लगा। उसने खुश होकर कहा, जी हाँ, मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ, इन्होंने सोच समझकर ही आग लगाई थी। मैंने कहा, खुश होने की बात नहीं है ज़ाहिर, आग बुझने के बाद वो हमारी लाशें तलाश करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर ने तशवीश से कहा, फिर क्या किया जाए? वापस उन्हीं झाड़ियों में छुप जाते हैं। मैंने कहा, इससे क्या फायदा होगा, हम घिरे हुए हैं, वो लोग जल्द ही हमें ढूंढ निकालेंगे। ज़ाहिर बोला, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हर तरफ आग लगी हुई है। मैंने कहा, यह भी ठीक है, आओ झाड़ियों में ही चलते हैं। आग बुझने के बाद हमें उस जगह तलाश करेंगे जहां हमें आखिरी बार देखा गया था, तो वहां से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस दौरान हमारे पास इतना वक्त होगा कि कुछ दूर निकल जाएं। ज़ाहिर खांसने लगा। धुएं में अचानक ही बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। मेरी सांसें भी रुकने लगी थीं। हमने पलटकर झाड़ियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। झाड़ियों तक पहुंचने से कबल ही ज़ाहिर जमीन पर उकड़ू बैठ गया था। वो दोनों हाथों से अपना सीना मसल रहा था। हमारे चारों तरफ धुआं फैल चुका था।
और अब हमें हेलीकॉप्टर की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। गहरे धुएं के बायस वो हमें नजर नहीं आ रहा था। क्या बात है जाहिर, मैंने कहा और जाहिर की तरफ बढ़ा। इस दौरान में जाहिर जमीन पर ढह चुका था। खुद मुझे अपने आसाब शल होते महसूस हो रहे थे। मैंने बौखलाकर जाहिर को उठाने की कोशिश की, मगर मुझ में इतनी ताब नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि मैं खुद भी उसके ऊपर ढेर हो गया। ये बात बहुत देर में समझ आई थी कि आग बुझाने वाली गैस ने आग के साथ साथ हमारे होशो हवास भी बुझा दिए थे, और ये आखिरी बात थी जो मैं सोच सका था। उसके बाद मुझे कुछ शुद्ध बुद्ध न रही। होशो हवास के तातुल के वक्फे को वक्त के पैमाने से नापना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बस इतना मालूम है कि आंख खुली तो पूरा मंजर तब्दील हो चुका था। बेहोश होने से कबल हर तरफ आग ही आग थी और अब हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही थी। जिस कमरे में मेरी आंख खुली उसकी दीवारें सफेद थीं, बिस्तर की चादर सफेद थी, मेरे अपने जिस्म पर सफेद लिबास था और मेरे नजदीक मौजूद लड़की ने सफेद रंग का कोट जेब तन कर रखा था। पलंग के बराबर एक स्टैंड था, उसका रंग भी सफेद था और उस स्टैंड पर टंगी हुई थैली में सफेद सयाल भरा हुआ था, जो मुंसलिक नलकी के जरिए मेरी कलाई में पैवस्त सुई के रास्ते कतरा कतरा मेरे जिस्म में दाखिल हो रहा था। मैं किसी अस्पताल में था। मैंने सर को जरा सी जुम्बिश दी और पूरे कमरे का जायजा लिया। कमरे में 2 ही पलंग थे। दूसरे पलंग पर यकीनन जाहिर था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा तशवीशनाक मालूम हो रही थी, इसलिए कि उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क भी नजर आ रहा था। कमरे में मुताद्दिद साइंसी आलात बिखरे हुए थे। जाहिर के जिस्म से कई नलकियां मुंसलिक थीं, जिनमें से हर एक किसी न किसी मशीन तक चली गई थी। जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के रोशन स्क्रीन मुख्तलिफ किस्म के आदादो शुमार जाहिर कर रहे थे। बाज पर जलते बुझते और मुतहर्रक रोशन नुक्ते और लकीरें भी नजर आ रही थीं। कमरे में मौजूद लड़की जो नर्स मालूम होती थी, उन्हीं मशीनों में से एक पर झुकी हुई थी, जो जाहिर की हालत के मुताल्लिक आदादो शुमार जाहिर कर रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरी हालत बेहतर है और मैं किसी किस्म की कमजोरी महसूस नहीं कर रहा। हाथों और पैरों में अलबत्ता खफीफ सी दुखन थी, जो नजरअंदाज कर दिए जाने के लायक थी। जाहिर की तरफ से मुझे जरूर तशवीश पैदा हो गई थी। चुनांचे मैंने अपनी कलाई की नस में पैवस्त सुई को नजरअंदाज करते हुए उठने की कोशिश की। नर्स की पुश्त मेरी तरफ थी, मगर उसने महसूस कर लिया कि मैंने अपनी जगह से हरकत की है। वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे उठने की कोशिश करते देखकर तेजी से मेरी तरफ झपटी। उसने मेरे सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आप लेटे रहिए जनाब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, मैं अपने साथी की तरफ से फिक्रमंद हूँ, क्या वो खतरे में है? वो बोली, हमारे होते हुए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे टालने की कोशिश की। मैंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं लेटा रहूं तो मुझे टालने की बजाय ये बताओ कि मेरे साथी का क्या हाल है। उसने मुबहम सा जवाब दिया। बोली, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें होश आ जाए। मैंने पूछा, हम कौन? वो बोली, हमारा ताल्लुक मेडिकल के शोबे से है और लोगों की जिंदगियां बचाना हमारा फर्ज है। मैं समझ गया कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी और वो कद लंबा होने के बावजूद बेवकूफ नहीं थी। वो बहुत गौर से मुझे देख रही थी, जैसे मेरा इरादा जानना चाहती हो। मैंने कहा, तुम्हारा ताल्लुक जरूर मेडिकल के शोबे से होगा, लेकिन तुम डॉक्टर तो नहीं लगती। उसने संजीदगी से कहा, 2 बेहतरीन डॉक्टर हर आधे घंटे के बाद मुआयना करने आते हैं। मैंने कहा, गोया तुम नर्स हो। वो बोली, मैं उनकी मावन हूँ और आप लोगों की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, ठीक है, अब ये ड्रिप निकाल दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही। वो बोली, मैं इस किस्म के फैसले करने की मजाज नहीं हूँ, डॉक्टर ही आकर कोई फैसला करेंगे। मैंने एहतजाज किया, लेकिन मैं किसी किस्म की कमजोरी नहीं महसूस कर रहा। वो बोली, ये हमारा कमाल है, वरना जिस वक्त आप यहाँ लाए गए थे आप दोनों की हालत बेहद खराब थी। मैंने पूछा, ये कौन सा अस्पताल है? वो बोली, मैं आपको कम से कम गुफ्तगू करने का मशवरा दूंगी, आपकी तबीयत दोबारा गिर सकती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन है ये कोई अस्पताल नहीं है। वो बोली, क्या ये जरूरी है कि आप सवाल जवाब करते रहें और मैं आपके बेड से लगी खड़ी रहूं? मैंने कहा, तुम्हें गालिबन खौफ है कि मैं तुम्हारे हटते ही उठने की कोशिश करूंगा। बोली, आपके अंदाज से तो यही जाहिर होता है। मैंने कहा, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, तुम चाहो तो बैठ सकती हो, डॉक्टर के आने तक मैं यूं ही लेटा रहूंगा। उसने कहा, शुक्रिया जनाब, और कुर्सी खींचकर बेड के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, तुम मेरे सवालों के जवाब देने से क्यों गुरेज कर रही हो, जबकि मेरे सवालात भी बेजरर हैं। उसने एक तवील सांस ली। बोली, गालिबन आपको सबसे ज्यादा फिक्र अपने साथी की है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, इसलिए कि मैं खुद बहुत कम जानती हूँ। मैंने कहा, जितना मालूम है उतना ही बता दो। वो बोली, आप दोनों के जिस्मानी सिस्टम्स पर किसी गैस के असरात थे, आपके साथी बहुत बुरी तरह मुतासिर थे। हमने इन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद देकर इनकी जान तो बचा ली है, लेकिन वो खामोश हो गई। मैं इस्तरारी तौर पर उठ बैठा, लेकिन क्या? उसने मुझे टोका। बोली, देखिए, आपने वादा किया था कि उठेंगे नहीं। मैंने कहा, ओह माफ करना, और मैं दोबारा लेट गया। मेरी निगाह उसी पर जमी हुई थी। वो बोली, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। मैंने कहा, हम दोनों एक ही किस्म की सूरत हाल से गुजरे थे, फिर इसकी हालत इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई? वो बोली, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग किस किस्म की सूरत हाल से गुजरे हैं,
लेकिन जब आप लोग यहाँ पहुंचे उस वक्त आप दोनों ही की हालत तशवीशनाक थी। दोनों का ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो था। आपके जिस्म ने दवाइयों का असर बहुत तेजी से कबूल किया, इसलिए आपको जल्दी होश आ गया। मैंने कहा, जल्दी होश आने से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं कितनी देर बेहोश रहा हूँ? वो बोली, आप अपने साथी से कबल होश में आ गए, इसे जल्दी ही कहेंगे। वैसे यहाँ आप 36 घंटे बेहोश रहे हैं। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। 36 घंटे? 36 घंटे कम तो नहीं होते? वो बोली, आपकी हैरत बजा है, लेकिन जरूरतन आपको कुछ मुसक्कन दवाएं भी दी गई थी। मैंने कहा, मालूमात फराहम करने का शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जवाब देने से कबल वो जरा सी रुकी, फिर बोली, आप मुझे सिल्विया कह सकते हैं। मैंने कहा, सिर्फ कह सकता हूँ, क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई। बोली, नाम भी यही है, लेकिन आप बोलते बहुत हैं। मैंने कहा, तुम्हें देखने के बाद से खामखा बातें करने को जी चाह रहा है, वरना मैं बहुत कम गो आदमी हूँ। उसने एक खनकता हुआ सा कहकहा लगाया। बोली, ऐसी बातें करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उससे मजीद बातें उगलवाने के लिए गुफ्तगू करने का कोई नया जाविया तलाश कर ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला और सफेद कोट में मलबूस 2 अफराद खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनमें से किसी की उम्र भी 50 से कम नहीं थी और उनकी गर्दनों में झूलते हुए स्टेथोस्कोप उन्हें डॉक्टर जाहिर कर रहे थे। उन्हें देखते ही सिल्विया खड़ी हो गई। दोनों डॉक्टर सीधे मेरी तरफ आए और मेरे बेड के दाएं तरफ खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, क्या हाल है जेंटलमैन? खुद को कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने संजीदगी से कहा, सुपर फिट, लेकिन उसके साथ ही कैद होने का एहसास भी हो रहा है। दूसरे डॉक्टर ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, कैद होने का एहसास? किस वजह से? मैंने कहा, एक सेहतमंद आदमी को अगर बिस्तर पर लेटने पर मजबूर कर दिया जाए तो वो और क्या महसूस करेगा? दोनों डॉक्टर हंस पड़े। सिल्विया भी मुस्कुराई। फिर एक डॉक्टर ने कहा, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने मासूमियत से कहा, लेकिन मैंने तो कोई डरावनी बात कही नहीं। वो बोला, तुमने कोई डरावनी बात नहीं की थी, लेकिन जिस गैस के ज़रिए असर तुम बेहोश हुए थे और जितनी देर उसके ज़रिए असर रहे, उसके नतीजे में दिमाग का मुतासिर होना करीने कयास था। शुक्र है कि तुम महफूज रहे। मैंने कहा, ओह, तो ये बात है। मैंने सोचा, मुमकिन है ज़ाहिर का दिमाग मुतासिर हो गया हो और इसी बिना पर उसकी बेहोशी तूल पकड़ गई हो। मैंने कहा, अब जबकि मैं ठीक हो गया हूँ तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए? मेरे सवाल पर दोनों डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। इस स्टेज पर जरा सी भी बेएहतियाती से गैस के असरात दोबारा नमूदार हो सकते हैं। मैंने कहा, गोया अभी मुझे मजीद जेरे इलाज रहना होगा। वो बोला, हाँ, ये जरूरी है। मैंने पूछा, कब तक? बोला, जब तक हम मुतमईन नहीं हो जाते। मैंने कहा, ठीक है डॉक्टर, ये बात तो पहले से ही मेरे इल्म में थी और मुझे यहाँ रहने पर ऐसा कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके ये ड्रिप निकलवा दो। मेरा जिस्म सुइयों का आदी नहीं है। उन्होंने मेरे अल्फाज के अक़ब में पोशीदा धमकी महसूस कर ली और सिल्विया से ड्रिप निकालने को कहा। डॉक्टर बोला, इस ड्रिप में दवाएं भी शामिल थीं। ड्रिप निकलने की वजह से अब तुम्हें बहुत सी गोलियां निगलना पड़ेंगी। मैंने कहा, मुझे दवाओं की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं गोलियां भी निगल लूंगा। मेरे बाद उन्होंने जाहिर की तरफ रुख किया और काफी देर तक उसका मुआयना करते रहे। मैं उनके चेहरों पर लिखी तशवीश पढ़ता रहा।